नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सब कुछ करने के बाद नतीजा सामने आया है, उसके बाद हमने हर परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी ली। सर्वदलीय बैठक में हम सारी बातें सबके सामने रखेंगे। बैठक में सबकी राय लेकर सरकार सभी जरूरी कदम उठाएगी। और सब कुछ का जो कराया गया ये पूरा का पूरा करके भी रिजल्ट आया है। अब उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति का एक एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा, सबको जानकारी भी दे देगा और कुल मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक एक जगह। और इसमें किसी की मान लो कि उसका रिजर्वेशन बढ़ाने का संख्या बढ़े या कुछ और किसी के लिए भी आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी है ना, 10 वाला फिगर 16% और 1% का थोड़ा कम 1% बढ़ करके बढ़ा है ना, उनको भी फायदा है। तो बाकी सबको लाभ इसी कल सबके मीटिंग में एक एक बात करो और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे। मैं देश को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जातिगत जनगणना को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने जातिगत जनगणना के बारे में कहा कि हमारी शुरू से मांग रही है कि जातिगत आधारित जनगणना हो। जाति आधारित सर्वेक्षण का वैज्ञानिक डेटा जारी किया गया है। सरकार बनने के बाद कम समय में हमने जानकारी इकट्ठा की और ऐतिहासिक दिन को ऐतिहासिक काम हमने किया है। हम वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर कल्याणकारी योजनाएं लाने का प्रयास करेंगे। मैं देश को और बिहार को जनता को जो है धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। साथ ही साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है, सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है और साइंटिफिक जो डेटा जो है आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। आप सब लोग जानते हैं कि आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का, हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। और जब हम नेता विरोधी दल थे तभी सदन में हमने प्रस्ताव रखा था और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ापन था कि उस समय एक कमेटी, ऑल पार्टी कमेटी जो है प्रधानमंत्री जी के पास हम लोग गए थे। हमने ही प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी से मिला जाए। जब बातें आ रही थी कि देश में जो है पार्लियामेंट में सवाल उठा तो उन्होंने मना कर दिया था सरकार ने, भारत सरकार की कराने से। तो हम लोग बेचैन होकर के भाई ये प्रस्ताव हमने रखा था बिहार विधानसभा में। और दूसरा ये प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी अगर नकार देते हैं, मना कर देते हैं, तो बिहार सरकार जो है अपने बलबूते जो है ये चीज़ कराए। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया, राज्यसभा में नकारा गया, लेकिन जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का वो हम लोगों ने किया। इसके लिए लगातार स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय शरद यादव जी, लालू जी, नीतीश जी लगातार लगे रहे कि ये बात जो है होनी चाहिए। आखिर कौन लोग हैं जो कचरा साफ करते हैं, नाला साफ करते हैं, कौन लोग झुग्गी में रहता है,
कौन लोग मजदूरी करता है, कौन लोग भूमिहीन लोग हैं, और इस आंकड़े में सारी चीजें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला है। तो लगभग जो है 64% पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और 20% SC ST लोग हैं। तो ये आंकड़ा जो है लगभग जो है आप समझिए कि 85 के आसपास जो है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज का जो लोग हैं, वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का, और जो दौर है आर्थिक न्याय का, जो कमजोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। और यही नहीं, जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। 21 में एक सेंसस होना था। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने दुर्व्यवहार और हाथापाई की, उससे साफ पता चलता है कि बीजेपी डरी हुई है। अगर लोगों को लगता है कि जिन्हें हमें सत्ता में हमने चुना है उन्होंने फंड रोक दिया है और सरकार बदलने की जरूरत है, तो ऐसा होने से कोई नहीं रोक सकता। केंद्र सरकार ने 2 साल से अधिक समय से अलग अलग जॉब कार्ड धारकों का पैसा रोक रखा है। आपने जानबूझकर पैसा रोक रखा है क्योंकि बंगाल के लोगों ने आपको नहीं चुना है। देखिए, जिस तरीके से आज उन्होंने जोर जबरदस्ती, खास करके पत्रकारों के साथ भी जिस तरीके से वो लोग पेश आए या मिसबिहेव किए या मैनहैंडल किए, उससे ये साफ पता चलती है कि बीजेपी डरी हुई है। ये 56 इंच छाती की जो बात होती है, ये दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, मोदी जी का 56 इंच छाती। एक बात तो साफ है कि अगर जनता आपके सामने खड़ी हो जाए तो किसी का ताकत नहीं है, कोई भी माइका लाल का हिम्मत नहीं है कि उस जनता का दम को रोक के दिखाए। तो जनता को एक बार अगर ये समझ में आ गया है कि जिन लोगों को हम लोगों ने बिठाया था वही हमारे पैसे रोक के रखे हैं और उनको हटाना अब जरूरी है, तो चाहे वो कितना भी बल प्रयोग करे, कितना भी ताकत लगाए, कितने भी तरीकों से आजमाए, कुछ नहीं होने वाला है। वो लड़ाई और तेज होती जाएगी और जनता का ताकत आखिर में रंग लाएगी। तो जिस तरीके से उन्होंने आज जोर जबरदस्ती तानाशाही करके हमारे ये शांतिपूर्वक जो कार्यक्रम था उसको रोकने का या उसमें रुकावट डालने की एक कोशिश किया है, वो सफल नहीं हुए। आप भी देखें, हम लोग बैठे और हम लोग अपना कार्यक्रम करने के बाद वहां से उठे और आने वाला दिन में भी, खास करके कल हमारा एक सभा है जंतर मंतर में, वहां पे बंगाल से 3-3.5 जॉब कार्ड होल्डर्स वो बस में 36 से 40 घंटा जर्नी करके ऑलरेडी दिल्ली पहुंच चुकी है। वो सब आएंगे, उनका हक का पैसा ये केंद्र की सरकार रोक के रखी है और ये आज से नहीं, करीबन 2 साल से रोक के रखा है। तो अगर हम लोग कल मिलेंगे, MOS से मिलेंगे, साध्वी जी से, हम लोग अपनी जो दिक्कत की बात है, 2 करोड़ लोगों की अर्निंग है, जो 2 करोड़ लोगों की पैसा है, वो आप इतने दिन तक रोक नहीं सकते हो। और अगर आप रोकना चाहते हो तो बंगाल से आप जो इनकम टैक्स या GST के नाम पे पैसे उठाते हो उसको बंद करो। अगर उसको आपने बंद कर दिया तो हम लोग पैसे नहीं मांगेंगे। आप खाली बंगाल से पैसे ले रहे हो और बंगाल को दे कुछ नहीं रहे हो। और ये आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं पैसा छोड़ के, ये बंगाल की जनता के पैसा है। आप 1 लाख करोड़ रुपया बंगाल से उठाते हैं तो भाई 20,000 करोड़ देते हैं, 25,000 करोड़ देते हैं, 70% पैसा तो आप फिर भी रखते हो। उस पैसे से आपका प्रोपेगेंडा चलता है।
1500 करोड़ रुपए खर्चा करके नई सांसद भवन पार्लियामेंट हाउस बन रहे हैं और लोगों का 1.5 लाख रुपए घर का पैसा आप रोक के रखे हो। जो 2 साल पहले से काम करके घर में बैठे हुए हैं, किसी का 8,000 रुपए ड्यू है, किसी का 10,000 है, किसी का 12,000 है, किसी का 11,000 है, किसी का 15,000 है। आप इसलिए रोक के रखे हो क्योंकि बंगाल के जनता ने आपको हराया, आपको रिजेक्ट किया, आपसे मुंह फेर लिया और ये चीज बीजेपी से सहन नहीं हो रहा है। और बीजेपी सारी ताकत अपना लगा रहे, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हो, वो इलेक्शन कमीशन हो, वो दिल्ली पुलिस हो, वो सीआरपीएफ हो, वो सीआईएसएफ हो, सबको लगा के पूरा जो राष्ट्र शक्ति है उसको लगा के कि कैसे भी इस आंदोलन को, इस एजिटेशन को रोको। वो पूरी ताकत लगा के कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना बार भी कोशिश किया वो विफल रहा है, क्योंकि ये कोई पार्टी का आंदोलन रहा नहीं, ये जनता का आंदोलन हो गया। और जनता एक बार जब खड़ा हो जाता है तो किसी का दम नहीं होता है उसको रोकने के लिए। ग्वालियर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला किया है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार में थी तब टूटी फूटी 60,000 किलोमीटर सड़कें हुआ करती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने 5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बनवाई हैं। पहले बिजली का उत्पादन 2900 मेगावाट हुआ करता था और आज 29,000 मेगावाट बिजली के उत्पादन को 38,000 मेगावाट तक ले जाने का काम किया गया है। पहले सिंचाई केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में होती थी और आज 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। इसे हम 65 साल तक ले जाएंगे, इसे हम 65 लाख तक ले जाएंगे। ये बातें सीएम शिवराज ने ग्वालियर में कही। जरा दिल से और ईमानदारी से बताना, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है, अगर सुनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। पूरे मध्य प्रदेश में कहते हुए गर्व है, कांग्रेस जब थी टूटी फूटी 60,000 किलोमीटर सड़कें होती थी, आज 5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बनाई। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बनाई। बिजली का उत्पादन होता था केवल 2900 मेगावाट, आज गर्व है मुझे कहते हुए 29,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन है, जिसको 38,000 मेगावाट तक हम ले जा रहे हैं। और मेरे किसान भाइयों, सिंचाई होती थी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में, आज मुझे बताते हुए खुशी है 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था आज आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी के मध्य प्रदेश की सरकार ने की है और 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। और मुझे खुशी है बताते हुए कि बुंदेलखंड को पानी देने के लिए कैन और बेतवा परियोजना मंजूर हो गई है 44,000 करोड़ रुपए की। एक बार तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए। वहीं श्रीनगर में महिला आरक्षण बिल पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी प्रमुख गुलाम नबी आजाद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये तो 15-20 साल पहले होना चाहिए था। यूपीए के दौरान हमारी अपनी पार्टी के सदस्य इसके खिलाफ थे, कोई सर्वसम्मति नहीं थी। अब सब लोगों ने मिलकर लोकसभा और राज्यसभा में इसको पास किया है, इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। बहुत लेट थी, चलो लेट तो हुई है, तो 15-20 साल पहले आनी चाहिए थी, बल्कि 30 साल पहले आनी चाहिए। लेकिन आज के इस दौरान में इवन जब कोशिश भी पहले की गई तो एक पार्टी मानती थी। इवन यूपीए में जब हम लोगों ने लाया उस वक्त भी हमारे अपने ही दल वाले उसके खिलाफ थे, तो यूनानिमिटी नहीं बनती थी। तो कम से कम एक चीज तो होगी कि अब यूनानिमिटी सब लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा में मिलकर इसको पास किया, तो इसलिए सरकार को भी बधाई और उन तमाम राजनीतिक दलों को भी, राजनीतिक पार्टियों को भी बधाई हो, चाहे वो नेशनल हो या रीजनल हो, कि जिन्होंने अपनी जिद पर वो अड़े दे रहे और इस दफा उन्होंने मान लिया। बहुत लेट थी, चलो लेट तो हुई है, तो 15-20 साल पहले आनी चाहिए थी, बल्कि 30 साल पहले आनी चाहिए। लेकिन आज के इस दौरान में इवन जब कोशिश भी पहले की गई
तो एक पार्टी मांग। मुरादाबाद जिले के प्रभारी और प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के कार्यक्रम में कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के संकल्पों को अब साकार किया गया है। देश ने चंद्रयान के माध्यम से चांद पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है। G20 का सफल आयोजन पूरे विश्व में सराहा गया। महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन को सर्वसम्मत से संसद से पारित कराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को अधिकार संपन्न और सशक्त बनाने का मार्ग और प्रशस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री के जय किसान के नारे और संकल्प की देन है कि पूरे विश्व में भारत का अनाज भेजा जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अचल दीक्षित, बलदेव राज अरोड़ा, कुशपाल, पीयूष और देवेंद्र सिंह सिसोदिया, विवेक दीक्षित का इस दौरान स्वागत किया गया। प्रभारी मंत्री और अतिथियों ने भी उनका स्वागत किया। आज गांधी जयंती के अवसर पर मुझे मुरादाबाद जो प्रभार क्षेत्र है आने का अवसर मिला है। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। यहाँ 16 ब्लॉक में गौ आश्रय स्थलों का भी शिलान्यास और लोकार्पण किए गए हैं। हमारे जो मेरा देश मेरी माटी प्रधानमंत्री जी का खास अभियान हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो याद में उनकी कार्यक्रम चलाया गया है, उसके उपलक्ष्य में भी यहाँ कार्यक्रम किए जाएंगे। और विभिन्न अधिकारियों से भी यहाँ समीक्षा की गई है जो विभिन्न विकास की योजना है, और ख़ास तौर से जो लोक निर्माण विभाग के सड़कों का यहाँ पे बारिश के कारण जो क्षतिग्रस्त हुई हैं, सबको निर्देश दे दिए गए हैं। सर्वे पूरा हो चुका है। रात दिन होके मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं। अभियान चला के सभी सड़कों की मरम्मत कराई जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अपना दल की मासिक बैठक और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में हिस्सा लेने रायबरेली पहुंची। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक बूथ पर 10 यूथ को जोड़ें। सभी कार्यकर्ताओं ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाते हुए प्रदेश में अधिक से अधिक सीटें जीतने का दिशा निर्देश दिया है। प्रदेश अध्यक्ष 5 लोगों के साथ आएंगे, अकेले नहीं आएंगे। बिहार की बात नहीं करनी है, आप उसे यूपी की यूपी में क्या उस तरह के आंकड़े चाहते होने चाहिए नहीं? देश में आप बात करें। अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है। मैडम जी बड़ी बात कही है कि ओबीसी पे जो कार्यक्रम हुआ इसको क्या माना जाए कि अपना दल यहाँ पे प्रदर्शन करेगा क्या? देखिए, अभी जो चुनाव हमारा 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था, हमने इस जिले से अपने प्रत्याशी को उतारा था और जनता का बहुत अच्छा उनको समर्थन भी प्राप्त हुआ। फिलहाल 2024 के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद थाना कटघर के बलदेवपुरी निवासी हिमांशु मंडी चौक में एक दुकान में काम करता था। परिवार और माता पिता के अलावा 2 भाई और अंकित, एक बहन खुशी भी है। दीपक ने बताया कि रविवार सुबह करीब 8:30 बजे हिमांशु फूल लेकर बाइक से घर लौट रहा था। तभी मुरादाबाद रामपुर मार्ग पर प्रभात मार्केट के पास बस ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार जमीन पर गिर गया और बस की चपेट में आ गई। इस हादसे में हिमांशु गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस आनन फानन में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसे देखते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? दीपक नाम है। और दीपक जी खत्म हुए कौन थे आपके? मेरा भैया था छोटा। क्या नाम था उनका? हिमांशु। तो पिताजी का क्या नाम है आपका? नन्हे। कितनी उम्र रही है? मैं 22 साल का हूँ, छोटा वाला 19 साल का है। अच्छा, कितने बहन भाई हैं? हम 3 भाई थे, एक बहन है। अच्छा, जो खत्म हुए वो तुमसे बड़े थे? छोटा है मुझसे वो। तुमसे छोटे हैं जी। कहाँ रहते? बलदेवपुरी रहते हैं। अच्छा, क्या सूचना मिली थी तुम्हें? हमारा चाचा गढ़ के ने कहा था तुम्हारा बाइक खत्म हो गया, तो शॉप पे से भाग से आ जाओ। शॉप पे से भाग कर आया था।
जी, क्या नाम है आपका? तो भैया काशीपुर वाली ये डिलारी वाली बस से एक्सीडेंट हुआ है, एक की डेथ हो गई इसमें। और ये भाई साहब ये काशीपुर डिलारी वाले प्राइवेट वाले बड़ी गंदी गाड़ी चलाते हैं, बहुत ज्यादा गंदी गाड़ी चलाते हैं भाई, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है ना। तो काय पे था वो लड़का? बाइक से था भाई साहब। बाइक से। कितनी उम्र होगी? उम्र तो खैर पता नहीं है अभी कुछ, हाँ 20-22 साल की होगी लगभग। तो मौके पर ही मौत हो गई है? हाँ जी, हैंड ऑन डेथ हो गई। पुलिस आ गई है? आ गई पुलिस। कब कितना समय हो गया आपको? मुश्किल से 10 मिनट हुआ है अभी। 15 मिनट हो गए। पता चला कहाँ रोनी जा रहे? अभी कोई जानकारी नहीं। तो भैया काशीपुर वाली ये बुलंदशहर के अनूपपुर शहर पुलिस ने कई राज्यों के अलग अलग शिक्षण संस्थानों की फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के जरिए राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु राज्यों के शिक्षण संस्थानों की फर्जी मार्कशीट बनाई जाती थी। एक युवक के थल सेना में चयन के बाद सत्यापन में मार्कशीट फर्जी निकलने के बाद पुलिस को शिकायत मिली थी, जिसके बाद गिरोह पकड़ में आ सका। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 167 फर्जी मार्कशीट, होलोग्राम, मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर जैसे सामान बरामद किए हैं। थाना अनूप शहर पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी द्वारा यह बताया गया कि उनके बच्चे की जो मार्कशीट है वो सेना भर्ती के दौरान जब सत्यापन कराया गया तो वो फर्जी पाया गया। इस सूचना पर वो लोग थाने पर उपस्थित हुए और उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि एक व्यक्ति के माध्यम से उन्होंने अपने बच्चे का ये सर्टिफिकेट प्राप्त किया था और उन्होंने ये बताया था कि ये ओपन स्कूलिंग के तहत ये सर्टिफिकेट प्राप्त हो रहा है आपको और उसमें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब इस सूचना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और थाना अनूप शहर की टीम को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया तो एक बहुत बड़ा रैकेट ये सामने आया है, जिसमें कि अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में इन लोगों ने ये बताया कि ये एक फर्जी वेबसाइट चलाते थे और बाय वर्ड ऑफ माउथ ये प्रचार प्रसार करते थे कि ये आपको स्कूल्स कॉलेजेस के सर्टिफिकेट, चाहे वो आपके आईए के हों, बीए के हों, बीएससी के हों, ये सब के सर्टिफिकेट्स अच्छे मार्क्स के साथ उपलब्ध कराते थे और साथ ही साथ ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स भी उपलब्ध कराते थे। इनके पास से अब तक कुल 167 मार्कशीट या सर्टिफिकेट्स बरामद हुए हैं, जो कि आपके सामने है। ये सभी हाई क्वालिटी सर्टिफिकेट्स हैं। इन लोगों ने गहन अध्ययन करके कि कौन सा कॉलेज किस तरीके का सर्टिफिकेट इशू करता है, उस तरीके का बिल्कुल इन लोगों ने नकल करी है। इसमें आप देख सकते हैं कि देश के विभिन्न जनपदों के मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।